अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपने थर्ड चैप्टर डायनेमिक्स के एमसीक्यूज़ को और जो इसके क्वेश्चंस के चैप्टर के एंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर के नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा चलें भाई, इसके एमसीक्यूज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज। हमने पढ़ा है कि भाई न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारे पास। फिर उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। हमें पता है भाई किसी भी मैटर किसी भी बॉडी के अंदर जितनी भी मैटर की क्वांटिटी होती है हम उसको क्या कहते हैं, मास कहते हैं। क्लियर है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के मोशन की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मैटर की क्वांटिटी को मास और मोशन की क्वांटिटी को मोमेंटम। तो इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा फिर नेक्स्ट है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइंस दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। देखो भाई हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखा था कि भाई जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ऑफ अ बॉडी वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सही है। टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर कोलिजन ये हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन अ बॉडी कैन बी मेजर, वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। भाई हम वेट को किससे मेजर कर सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। वेट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज होता रहता है, यानी आप जगह चेंज करोगे अपनी तो उसकी वजह से आपका वेट चेंज होगा। और ये जो वेट में चेंज आता है प्लेस टू प्लेस, ये हमें पता है भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, कि भाई हर जगह अर्थ में जगह जगह पर ग्रेविटेशनल पुल अलग अलग होता है, जिसकी वजह से वेट की वैल्यू हमारे पास अलग अलग आती है। सही है। अच्छा फिर उसके बाद है, इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल वन बिकॉज द फिल्ड कार्ट हैज़ मोर मास देन द एम्प्टी वन। हमें पता है भाई जो खाली कार्ट होता है, शॉपिंग कार्ट, जो शॉपिंग मॉल में गाड़ियाँ होती हैं, अगर खाली कार्ट को आप घसीट रहे हो तो उसमें फोर्स कम लगती है, और जब ज़्यादा जो कार्ट फिल्ड हुआ होता है उसका मास ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उसकी वजह से उस पर फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है। अब इस बात को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि भाई जैसे जैसे मास इंक्रीज़ होता जा रहा है वैसे वैसे हमें फोर्स क्या करनी पड़ रही है, इंक्रीज़ करनी पड़ रही है। तो मैंने आपको बताया है कि भाई जब दो चीज़ों में सेम डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सही है, क्योंकि दोनों में जो चेंज आ रहा है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। अगर मास इंक्रीज़ होगा तो फोर्स भी इंक्रीज़ होगी, मास डिक्रीज़ होगा तो फोर्स भी डिक्रीज़ होगी। हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो। अगर मास इंक्रीज़ और फोर्स डिक्रीज़ हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सही है। अच्छा नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड। हमें पता है भाई जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो हमेशा सेंटर से अवे होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर उसकी डायरेक्शन होती है, और उसके उलट में सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सही है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, फ्रिक्शन अपोजेज मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट। भाई जो भी दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में होंगी उनमें फ्रिक्शन जो है उन दो बॉडीज़ के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। किसकी वजह से, हमने पढ़ा है भाई रफनेस की वजह से। जो दो बॉडीज़ कांटेक्ट में आती है, जिनके सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं, अगर उनके सरफेसेस में रफनेस है तो उसमें उन दोनों बॉडीज़ के सरफेस के दरमियान एक फोर्स प्रोड्यूस होगी, अपोजिंग फोर्स, जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन। अच्छा उसके बाद है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। हमें पता है भाई फ्रिक्शन दो टाइप की होती है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी जब बॉडी मोशन नहीं कर रही तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक होता है डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब बॉडी मूव कर रही हो, जब बॉडी मोशन कर रही हो तो स्टेट ऑफ मोशन में हो तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन होती है हम उसको डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं, और जब बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होती है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। हमें पता है भाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन डायनामिक फ्रिक्शन, के भाई जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी वो हमेशा हमेशा डायनामिक फ्रिक्शन से बड़ी होगी। सही है। अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। हमें पता है भाई लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये दरअसल स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। सही है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन।
अच्छा, अब चूंकि हमारे पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, और जो ऑप्शन में जितने भी फ्रिक्शन दिए गए हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम डायनेमिक फ्रिक्शन है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि भाई जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन होती है। भाई बिल्कुल ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शनल होती है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन एक डायनेमिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन एक स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो वैसे ही डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है या काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। उसके अलावा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स से भी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है। और उसके अलावा काइनेटिक फ्रिक्शन, भाई मूवमेंट के दौरान जो फ्रिक्शन है उससे भी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इसमें है, अ मैन पुल्स अ क्रेट ऑफ मास 25 केजी अक्रॉस लेवल ग्राउंड विद अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सही है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लेते हैं हम, और उस पे मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और उस पर एक बंदा जो है वो क्रेट को पुल कर रहा है। ये मान लो ये क्रेट है, इस क्रेट को इस तरह से पुल कर रहा है। सही है, इस क्रेट का जो मास है वो आपको दिया गया है 25 केजी। अच्छा, जिस फोर्स से ये बंदा इसको खींच रहा है क्रेट को, उस फोर्स की वैल्यू आपको बता दी गई है 60 न्यूटन। क्लियर है, यानी 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके ये बंदा जो है इस क्रेट को आगे की तरफ खींच रहा है, और इस क्रेट का मास 25 केजी है। अगली जो चीज़ बताई गई वो है, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन द स्लेज। देखो भाई, ये जो क्रेट है ये इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। अब जो दो बॉडीज़ कांटेक्ट में आएंगी तो हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स तो अप्लाई होगी, और वो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, बॉडी के ऊपर अप्लाई की जाने वाली फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें पता है भाई यहाँ पर 20 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। तो बॉडी पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, तो उसके लिए हम क्या पता करेंगे, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हमारे पास कितनी आएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई 60 न्यूटन फोर्स आगे की जानिब है, 20 न्यूटन फोर्स पीछे की जानिब है। तो टोटल फोर्स जिसको हम नेट फोर्स कहते हैं वो कितनी आ जाएगी भाई, 60 माइनस 20 करके। सही है, चूँकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती ना 60 और 20 की, तो फिर नेट फोर्स निकालने के लिए हमें इसको ऐड करना पड़ता। सही है, लेकिन चूंकि जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है फोर्सेस की, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब नेट फोर्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 40 न्यूटन। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि भाई व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज, यानी इस स्लेज की एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो भाई हमें पता है भाई नेट फोर्स का फार्मूला क्या होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है नेट फोर्स का फार्मूला होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स बटे मास के। सही है, फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चूँकि हमें पता है नेट फोर्स कितना आ गया 40, तो उसको ऊपर रखा, और मास जो है वो है हमारे पास 25 केजी। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद ज़रा इसके ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस है, इनको देख लेते हैं। अच्छा, कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस है। सबसे पहले हमारे पास डिफाइन मोमेंटम विद एसआई यूनिट। देखो भाई, हमें इसका मैंने आंसर लिख दिया है नोट्स में। मोमेंटम को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, मोमेंटम क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। सही है, और उसके अलावा हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम, और इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, तो उसके ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके अलावा इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इसका इस तरह से निकलता है कि भाई आप देखो मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, तो ये आ गया केजी। और उसके अलावा वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड को हमने इसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अच्छा, इसके यूनिट के साथ हम ये करते हैं कि भाई सेकंड अपॉन सेकंड को मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। उससे होगा क्या कि भाई ये बन जाएगा केजी मीटर, और नीचे का सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा सेकंड स्क्वायर, और ऊपर वाला सेकंड आपने ऐसे ही रहने देना है।
अब यहाँ पर आपको पता है भाई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये पूरा बराबर होता है न्यूटन के, और यहाँ से सेकंड एज इट इज़। तो मोमेंटम का जो एसआई यूनिट हमारे पास बनता है वो दरअसल क्या होता है, न्यूटन सेकंड। सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी नहीं, यहाँ पर ये मोमेंटम है। सही है, मोमेंटम भी कह सकते हो, मूवमेंट भी कह सकते हो। बॉडी का मोमेंटम निकालना है जिसका मास है 6 kg और वो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसके लिए अगर हम डेटा बनाएं तो डेटा में आ जाएगा हमारे पास कि भाई मास इसके पास है, अल्लाह आपका भला करे, मास है 6 kg, और उसके अलावा जो वेलोसिटी है बॉडी के पास वो वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। सही है, हमने निकालना है इसका मोमेंटम यानी पी कैलकुलेट करना है। तो ये पी हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम ये करेंगे कि भाई फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है हमारे पास P इज इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी। सही है, यहाँ से हमारे पास इसका मोमेंटम निकल के आ जाएगा। मोमेंटम कैसे आएगा, मास है हमारे पास 6, वेलोसिटी है हमारे पास 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा 150 न्यूटन सेकेंड। क्लियर है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी अगर आप देखो तो उसमें आपको बताया गया है कि भाई व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ़ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन। सही है, अगर मोमेंटम 200 न्यूटन कर दिया जाए तो वेलोसिटी कितनी होगी, यानी ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ही कनेक्टेड है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि भाई सिर्फ इन्होंने क्या कर दिया है, डेटा में हम ये लिख देंगे कि भाई इन्होंने मोमेंटम को चेंज करके 200 न्यूटन सेकेंड कर दिया, और जबकि हमारे पास पिछले क्वेश्चन में मोमेंटम जो आ रहा था वो 150 न्यूटन सेकेंड आ रहा था। बाकी मास बॉडी का सेम ही रहेगा, 6 kg रहेगा। सही है, और हमें क्या पता करना है, इसका वेलोसिटी पता करनी है। तो इसके लिए भी यही सेम फार्मूला लगेगा, और फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है P इज इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी। सही है। अच्छा, तो अब इस पे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने से हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में P इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन मास। सही है, यहाँ से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लोगे। मोमेंटम आ गया 200 और मास जो है वो है हमारे पास 6 kg। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 2 3 ज़ा 6 और 200 ज़ा 200, और उसके बाद 3/100 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 100/3 को जब आप डिवाइड करोगे ये आपके पास आएगा 33.333 मीटर पर सेकेंड। सही है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ ऑन इट। सही है, एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है, किसकी वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। यानी ज़मीन है नीचे, अर्थ है, और ये अर्थ जो है इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। सही है, कहने का मकसद ये है कि भाई इस एरो को आप ऐसे मान सकते हो कि भाई ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है, वो फोर्स जो कि अर्थ अप्लाई करता है किसी भी बॉडी पर, और जो कि इसके बराबर होती है, किसके, वेट के बराबर होती है। वेट भी एक फोर्स होता है ना, और वेट कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अच्छा, आपको यहाँ कहा यह जा रहा है डज अर्थ ऑल्सो मूव टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिएक्शन, एक्सप्लेन। देखो भाई, हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है। न्यूटन का थर्ड लॉ हमें ये कहता है कि भाई एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सही है, अब अगर आप इस बॉडी को देखो, सही है, इस बॉडी पर ये अर्थ क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्शन हो गया। ये वेट जो है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये हमारा क्या हो गया, एक्शन हो गया। तो रिएक्शन में क्या ये जो बॉडी है जो कि नीचे की तरफ आ रही है, इस पर फोर्स लग रही है, बॉडी के ऊपर एक्शन फोर्स लग रही है, क्या रिएक्शन में बॉडी अर्थ के ऊपर भी फोर्स लगाएगी? जी बिल्कुल लगाएगी। सही है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई मैं इस बॉडी के फोर्स को FB से डिनोट कर देता हूँ। सही है, तो कहने का मकसद ये है कि भाई अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो नीचे की तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि उस पर अर्थ फोर्स लगा रहा है। सही है,
उसके रिएक्शन में बॉडी भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगी, जिसके नतीजे में अर्थ किस तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। सही है, लेकिन हमें अर्थ मूव करता हुआ नज़र नहीं आता ऊपर की तरफ, सिर्फ बॉडी ही नीचे मूव करते हुए नज़र आती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि भाई अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। आप मान लो ये जो बॉडी है जो नीचे की तरफ आ रही है, इसका मास है 1 kg। सही है। अच्छा, अब बॉडी का मास अगर 1 kg है, सही है, तो बॉडी पर अर्थ कितनी फोर्स अप्लाई करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स से मुराद मेरा यहाँ पर क्या है? वेट, जो कि होगा हमारे पास mg के बराबर। g की वैल्यू को फिलहाल हम यहाँ पर 10 मान लेते हैं, तो मास की जगह 1, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लो, 9.8 भी होती है, तो इस ये आपके पास फोर्स आ जाएगा 10 न्यूटन। सही है, मतलब अर्थ जो है बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है? 10 न्यूटन। अब हमने पढ़ा है कि भाई न्यूटन थर्ड लॉ में क्या पढ़ा है कि भाई फोर्सेस जो दोनों अप्लाई होती है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही बॉडी भी फोर्स अप्लाई करेगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगा बॉडी के फोर्स के। यानी ये जो मास है ये जब रिएक्शनल फोर्स लगाएगी, तो अगर एक्शन का फोर्स 10 न्यूटन है तो रिएक्शन का फोर्स भी कितना होगा? 10 न्यूटन ही होगा। अब यहाँ से हम बॉडी के फोर्स से हम अर्थ की एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। सही है, बॉडी के फोर्स से हम अर्थ की एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। कैसे? कि भाई बॉडी जो फोर्स लगा रही है वो किस पर लगा रही है? अर्थ पर लगा रही है। तो यहाँ पर मास रखा जाएगा अर्थ का, और अर्थ कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? तो एक्सेलरेशन रखी जाएगी अर्थ की। अब मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि भाई अर्थ का जो मास होता है वो तकरीबन होता है 6 एक्सपोनेंट 24 kg। सही है, और बॉडी कितना फोर्स अप्लाई कर रही है? 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है। बॉडी कितना फोर्स अप्लाई कर रही है? 10 न्यूटन फोर्स। सही है, अब इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करूँ तो फोर्स अपॉन मास आ जाएगा। फोर्स जो है हमारे पास 10 न्यूटन है और मास जो है वो है हमारे पास 6 एक्सपोनेंट 24। सही है, अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास तकरीबन बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, बहुत ही छोटी, जो कि होगी तकरीबन एक्सपोनेंट -23 की रेंज में। एक्सपोनेंट -23 की रेंज में अगर आपके पास एक्सेलरेशन आती है तो ये एक्सेलरेशन बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि भाई आपको अर्थ की डिस्प्लेसमेंट फील भी नहीं होगी। सही है, और उसी के मुकाबले में जो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इस वैल्यू से लाखों गुना बड़ी है। इसी वजह से आपको बॉडी नीचे की तरफ मूव करते हुए नज़र आती है और अर्थ ऊपर की तरफ मूव करते हुए नज़र नहीं आता, क्योंकि बॉडी अर्थ के अंदर बहुत कम एक्सेलरेशन पैदा कर पाती है, जिसकी वजह से अर्थ की जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। सही है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। भाई एक बॉडी है जिसका मास है हमारे पास 10 kg और वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। सही है, अच्छा फिर हमने किया क्या कि भाई उस पर फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई की कितने टाइम के लिए? 5 सेकंड के लिए। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होकर 2 मीटर पर सेकंड हो गई। बिल्कुल सही है कि भाई किसी चीज़ पर किसी चीज़ की वेलोसिटी में चेंज लाना है तो हम क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। वो फोर्स क्या करेगा? या तो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पर वेलोसिटी को उसने क्या किया? डिक्रीज़ कर दिया है। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट। यानी जब फोर्स नहीं लगी थी तब बॉडी का मोमेंटम क्या था, और जब फोर्स लग गई तो उसके बाद बॉडी का मोमेंटम क्या था। ये आपने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो अब आप यहाँ से ये से कर सकते हैं कि भाई डेटा बना लें। डेटा में आप क्या लिखेंगे कि भाई सबसे पहले तो बॉडी का मास आ जाएगा जो कि हमारे पास है 10 kg। सही है, फिर उसके बाद बॉडी की जो वेलोसिटी थी इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी मान लेता हूँ, ये थी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। सही है, उसके बाद जो फोर्स लगी वो कितने टाइम के लिए लगी? 5 सेकंड के लिए लगी। सही है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जब टाइम 5 सेकंड तक फोर्स अप्लाई हुई तो बॉडी की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो थी वो 10 से हटकर 2 मीटर पर सेकंड हो गई। सही है, हमें निकालना है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। सही है,
अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको दो फार्मूलाज बता देता हूँ भाई। जैसे कि मोमेंटम हमारे पास बराबर होता है मास टाइम्स वेलोसिटी के। तो अगर इनिशियल मोमेंटम है तो ये वेलोसिटी भी इनिशियल होगी। मास का इनिशियल और फाइनल नहीं हो सकता, क्योंकि मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सही है। तो अगर मोमेंटम चेंज होगा तो किसकी वजह से चेंज होगा, वेलोसिटी की वजह से चेंज होगा, क्योंकि मास तो सेम ही रहता है। और फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास टाइम्स वेलोसिटी का फॉर्मूला ही लगाएंगे, लेकिन इस बार जो वेलोसिटी रखी जाएगी वो कौन सी रखी जाएगी, फाइनल वेलोसिटी रखी जाएगी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मास है इसका 10 kg और इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास 100 न्यूटन सेकेंड, और फाइनल मोमेंटम जो है वो हमारे पास आ जाएगा मास 10, वही 10 रहेगा लेकिन वेलोसिटी 2 हो जाएगी। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा 20 न्यूटन सेकेंड। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है वाई अ वायर फेंस। फेंस कहते हैं ग्रिल टाइप को। ग्रिल अगर आपने देखी हो कि भाई छतों के ऊपर जो ग्रिल लगे होते हैं उसमें ये होता है कि भाई इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बीच में गेप्स लगे होते हैं, इस तरह के लोहे के पाइप्स लगे होते हैं और बीच में गेप्स होते हैं। सही है। तो इस गेप वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं फेंस। सही है। अच्छा, वाई अ वायर फेंस इज डिजाइंड इन द हेलमेट ऑफ बैट्समैन। देखो भाई, जो बैट्समैन होता है उसके हेलमेट में इसी तरह का वायर फेंस डिज़ाइन किया गया होता है। तो वो इस वजह से ताकि जो बॉल है वह डायरेक्ट बैट्समैन के चेहरे पर ना लगे, उसको इंजरी ना हो। और दूसरा जो फेंसिंग की गई है इस तरह का डिज़ाइन ही क्यों बनाया गया है, बिल्कुल पैक क्यों नहीं बनाया गया, तो वो इस वजह से ताकि बैट्समैन के लिए विजन क्लियर हो, विजन यानी देखना आसान हो, उसको बॉल आसानी से नज़र आए, सही तरीके से नज़र आए, इसी वजह से फेंस डिज़ाइन बनाया जाता है। नहीं तो इसको पूरा पैक भी किया जा सकता था। हाउ डज़ इट प्रिवेंट फ्रॉम इंजरीज। ये इंजरीज से कैसे बचाता है भाई। एक तो आपने देखा होगा कि भाई ये जो फेंस होता है ये बैट्समैन के मुंह से थोड़ा सा आगे होता है। सही है। तो होता ये है कि भाई अब जब आगे है तो बॉल इस पर लगेगी। अब जब बॉल लगेगी तो बॉल एक स्पीड से आ रही थी तो बॉल फोर्स अप्लाई करेगी हेलमेट पर। सही है। जब भी ये बॉल हेलमेट पर पड़ेगी या इस फेंस पर पड़ेगी तो इस पर क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। सही है। अब ये जो है इंजरी से बचाता कैसे, इंजरी से बचाता ऐसे है कि भाई ये उस फोर्स के इम्पैक्ट को कम कर देता है। फोर्स के इम्पैक्ट को कम कैसे करता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज करके। सही है। जो कि हम मोमेंटम में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई हमें पता है चेंज इन मोमेंटम जो है ये बराबर होता है फोर्स टाइम्स फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सही है। चेंज इन मोमेंटम क्या है कि भाई मोमेंटम में चेंज आना, मोमेंटम का कम होना या मोमेंटम का ज़्यादा होना। अब जो बॉल आ रही है उसका मोमेंटम ज़्यादा है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो जब उस बॉल पर फोर्स अप्लाई होगी तो उस बॉल का मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है। तो अगर वो फोर्स कम टाइम के लिए अप्लाई हो रही है तो फोर्स का अमाउंट ज़्यादा होगा, यानी टाइम फोर्स का जो है वो अगर कम कर दो आप तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टाइम को इंक्रीज कर दो फोर्स के तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी तरह से ये बैट्समैन को इंजरी से बचाता है कि भाई फोर्स के टाइम को इंक्रीज करके फोर्स का इम्पैक्ट को कम कर देता है। जो इम्पैक्ट हमारे सर पर पड़े, अगर हेलमेट के बगैर डायरेक्ट बॉल सर पर पड़े तो उस फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बीच में उसके मोमेंटम को कम करने के लिए और कोई चीज़ मौजूद नहीं थी जो कि टाइम को इंक्रीज़ कर देता, तो फिर हमारे सर तक फोर्स कम हो जाती। सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है लॉज ऑफ मोशन के हवाले से। सबसे पहला है हमारे पास स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गिव सम कॉमन एग्जांपल। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है भाई कि भाई एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, कि भाई हर बॉडी अपने रेस्ट को और यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखेगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है ऐसी मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो, यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर हो। तो कोई भी बॉडी अपने यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट को तब बरकरार रखती है कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इसकी एग्जांपल्स में से जैसे हमारे पास ऐसे मान लो जैसे कोई टेबल पर बुक रखी हुई है, तो जब तक बाहर से उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो वो रेस्ट में ही रहेगी। इसी तरह से आप साइकिल को देखो, जब साइकिल आप चलाते हो तो पेडल रोकने के बाद साइकिल अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है। सही है, रुकता नहीं है डायरेक्ट। हाँ, अलबत्ता वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है, इस वजह से क्योंकि हमारे पास जिस सरफेस पर वो चल रहा होता है साइकिल, उस सरफेस में रफनेस होती है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन अप्लाई होता है। तो
तो एक तो फ्रिक्शन उसके मोशन को कम करता है, और दूसरा एयर रेजिस्टेंस यानी हवा का दबाव, तो हवा का दबाव भी उस साइकिल के मोशन को क्या करता है, कम करता है। तो ये दो एक्सटर्नल फोर्सेज है, एक फ्रिक्शन और एक एयर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से साइकिल आहिस्ता 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 उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ऐसा होता कि भाई ये फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस ना होती तो साइकिल की मोशन कंटिन्यू रहती, साइकिल की मोशन क्या रहती, कंटिन्यू रहती। यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें बोलता है कि भाई एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई ना करो, यानी फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को हटा दो, तो फिर इसका स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यू रहेगा, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है इनर्शिया। इन लिस्ट सम कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट आर कॉज्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। देखो भाई इनर्शिया क्या होता है, हमने पढ़ा इनर्शिया है हमारे पास बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो अपने स्टेट को चेंज करने की मुखालिफत करता है, उस प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। सही है। इनर्शिया क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की जिसके थ्रू वो क्या करे, अपने स्टेट को चेंज करने की मुखालिफत करे, रेजिस्टेंस दिखाए। सही है। तो यानी अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही अपने आप को रखना चाहेगी, मोशन में नहीं जाना चाहेगी। सही है। तो अपने आप को मोशन में जाने से रोकेगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो वो अपने आप को मोशन में ही रखेगी और स्टेट ऑफ रेस्ट में जाने से खुद को क्या करेगी, रोकेगी, उसकी मुखालफत करेगी। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। इसकी कॉमन एग्जांपल्स आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप बस में बैठते हो या गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी पहले क्या होती है, रेस्ट में होती है। सही है। तो आपकी बॉडी भी रेस्ट में थी, तो मतलब अब आपकी बॉडी की इनर्शिया जो है वो आपके रेस्ट को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी मूव करना स्टार्ट करती है तो हमें एक पीछे की तरफ झटका सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि भाई हमें किसी ने पीछे की तरफ धकेला हो। तो होता इस वजह से है कि भाई आपकी जो बॉडी थी वो किस में थी, रेस्ट में थी। सही है। अब कार जैसे ही स्टार्ट करने लग जाती है तो उसकी वजह से आपके पैर जो थे वो कार के साथ ही होते हैं, मतलब कार के ऊपर ही आपके पैर रखे होते हैं, तो आपके पैर कार के साथ मूव करना शुरू कर जाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी का ऊपर का हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, रेस्ट में होता है। इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि भाई जैसे मेरे पैर आगे को निकल गए और मेरे बॉडी का ऊपर का हिस्सा पीछे को रह गया। इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे पीछे की तरफ झटका महसूस हुआ। जैसे अक्सर अगर आप लोगों ने बसों में नोटिस किया हो कि भाई बस में जब हम खड़े होते हैं तो जब आप होते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि भाई जैसी बस रवाना होने लगती है तो हमें एक पीछे की तरफ फोर्स महसूस होती है। किस वजह से, कि भाई हमारे पैर तो बस की ज़मीन फ्लोर पर रखे हुए थे, जैसी बस ने मूव करना स्टार्ट किया हमारे पैरों ने भी साथ मूव करना स्टार्ट किया, लेकिन हमारी अपर बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी। तो वो रेस्ट में ही रहना चाह रही थी, जिसकी वजह से उसको पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। सही है। अच्छा, उसके अलावा आप इसके और भी मज़ीद एग्जांपल्स देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि भाई जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हो, जब भी ये लेट सपोज ये बॉडी है, सही है, इस पर आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मान लो इस बॉडी का मास m है, तो हमें कहता क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि भाई जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो बॉडी पर, उसी डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसी फोर्स के, यानी जितना आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और यही एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। क्लियर है। तो ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन होती है। सही है। क्या डेफिनेशन होती है कि भाई व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन in the direction of force, and the acceleration is directly proportional to the applied force while inversely proportional to the mass of the body। सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास कहा गया कि भाई अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 850 kg। सही है। एक बॉडी है जिस पर फोर्स अप्लाई की गई है, कितना न्यूटन, 3400 न्यूटन, और उस बॉडी का मास है 850 kg। हमें कह रहे हैं कि भाई फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। इस फोर्स की वजह से कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई होगी बॉडी में, आपने वो पता करना है। तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे, डेटा में आ जाएगा हमारे पास फोर्स कितना है, 3400 न्यूटन, बॉडी का मास हमारे पास है 850 kg, और हमें बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा
फॉर्मूला जो कि हमारे पास होता है फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स अपॉन मास। मास मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सेलरेशन के साथ, वहाँ फोर्स के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फोर्स की 3400 न्यूटन और मास की हमारे पास आ जाएगी 850 kg। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको इस बॉडी का क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सही है। और जो कि तकरीबन कितना होगा, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा नहीं 5 7 ज़ा टोटल 17 ज़ा आ जाएगा। हाँ, और यहाँ पर अगर 5 के टेबल से इसको काटे तो ये बन जाएगा 5 6 ज़ा 30 और 4 वहाँ जाएगा तो 5 8 ज़ा 40। सही है। तो 68/17 ये तकरीबन पॉइंट में अगर आप इसको निकालोगे तो पॉइंट में चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर निकाल के। ये हमारे पास 68 डिवाइडेड बाय 17, ये आ गया हमारे पास 4। सही है। तो इसकी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, पॉइंट में नहीं आई हमारे पास। अच्छा, उसके अलावा इसके थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, कि भाई बॉडी पर कितनी फोर्स अप्लाई की जाएगी। बॉडी का मास चेंज कर दिया, 425 kg कर दिया, टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी, यानी इतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो पार्ट बी में कैलकुलेट किया हमने, जो कि कितनी आई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और बॉडी का मास चेंज कर दिया इन लोगों ने, 450 kg कर दिया। सही है। तो अब ज़रा इसका डेटा बनाते हैं। अच्छा, डेटा में इसके आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो मास लिख लेंगे। मास है हमारे पास 450 kg। उसके अलावा एक्सेलरेशन पार्ट बी की रखनी है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके अलावा फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला यही लगाना पड़ेगा, F इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू 450 और एक्सेलरेशन की वैल्यू 4। तो यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा, सॉरी 450 नहीं है, हाँ 425 है। सही है, 425, इसको सही कर लेना, 425। अच्छा, अब इस 425 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आपके पास बन जाएगा 16 और ये 1700 न्यूटन। सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, शो द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ये जो है आपसे जो है ना सीधे सीधे फोर्स की डेरिवेशन के लिए बोल रहे हैं कि भाई फोर्स का जो फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन बताओ। सवाल में ये है कि भाई रिलेशनशिप बताना है किसके दरमियान, फोर्स के दरमियान और एक्सेलरेशन के दरमियान, जो कि बॉडी में प्रोड्यूस होती है। सही है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन क्या होता है कि भाई जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सही है। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। सही है। तो इसके बाद जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाना है यहाँ पर, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटता है हमें पता है एक इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट हम के लगाएंगे, बाकी F/m अपनी जगह। ये m यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ma, और k की वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं। तो k को जब आप 1 के बराबर मानोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू एफ, और इससे ये हमारे पास बन जाएगा F इक्वल्स टू ma। सही है। तो ये डेरिवेशन है इसकी दरअसल। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी विच इज़ एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन दैट स्पीड अप इट टू 36 मीटर पर सेकंड। सही है। ये 36 मीटर पर सेकंड को आप यहाँ पर 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लो, क्योंकि यही दरअसल इसकी एक्सेलरेशन है। सही है। आप यहाँ से इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई डेटा बना लो। डेटा में आपसे ये कहा जा रहा है कि बॉडी का मास है हमारे पास
बॉडी का मास फाइंड आउट करना है और फोर्स है हमारे पास 200 न्यूटन, सही है। अच्छा, जब फोर्स लगाई गई तो बॉडी की स्पीड कहाँ तक चली गई, 36 मीटर पर सेकंड तक चली गई। इसका मतलब ये है कि भाई इसमें एक्सेलरेशन कितना कॉज हुआ है, 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कॉज हुआ है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई मान लो बॉडी रुकी हुई थी, पहले जब बॉडी रुकी हुई थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, सही है। और फिर बॉडी पर फोर्स लगने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 36 मीटर पर सेकंड हो गई, सही है। अब यहाँ पर टाइम चूँकि दिया हुआ नहीं है तो टाइम आप 1 सेकंड मान लो कि भाई एक ही सेकंड में 0 से 36 मीटर पर सेकंड में पहुँच गई। तो यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो क्या होता है आपका VF माइनस VI अपॉन टाइम, सही है। तो VF की जगह आपका आ जाएगा 36, VI की जगह आ जाएगा 0 और डिवाइड बाय 1। तो यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा A इक्वल टू 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो। अच्छा, यहाँ से अगर हम मास को निकालें तो ये फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास के लिए फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, सही है। तो इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं तो फोर्स आ जाएगा 200 और एक्सेलरेशन चूँकि है 36, तो मास आ जाएगा हमारे पास इसको 400 डिवाइडेड बाय 36, तो ये आ गया हमारे पास 11.111। तो ये आ जाएगा 11 मास इक्वल्स टू 11.111 kg, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी से जुड़ा हुआ है, और उसमें हमसे कहा जा रहा है कि भाई आप ये करो व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी, कि भाई इसकी एक्सेलरेशन सेम बॉडी की कितनी होगी जब इस पर अप्लाई करने वाली फोर्स को 280 न्यूटन कर दिया जाए, यानी 200 न्यूटन से चेंज करके 280 न्यूटन पे अगर आप ले जाओ तो एक्सेलरेशन कितना होगा, सही है। तो इसकी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया है, मास चूँकि पिछले क्वेश्चन का इस्तेमाल करना है जो कि आया हमारे पास 11.11 kg, और हमें फोर्स जो है वो 280 न्यूटन गिवन है। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला लगाएं एक्सेलरेशन के लिए तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा फोर्स अपॉन मास के, सही है। यहाँ से अगर वैल्यूज़ को पुट किया जाए तो ये बन जाएगा हमारे पास 280 डिवाइडेड बाय 11.11, सही है। इसको कैलकुलेटर में रख के देखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 280 डिवाइडेड बाय 11.11, तो ये आ गया हमारे पास 25.20, सही है। 25.20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है हमारे पास एन एम्प्टी कार हैज़ 12 kg मास, एक खाली गाड़ी है जिसका मास कितना है 12 kg, सही है। खाली गाड़ी का मतलब ये है कि भाई उसमें लगेज वगैरह सामान वगैरह नहीं है, तो उसका अपना वज़न जो है वो है 1200 kg, और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, सही है। कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है। अब हमसे कह रहे हैं कि भाई अगर हमने 300 kg लोड और बढ़ा दिया इस गाड़ी के अंदर तो इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ को याद रखो कि भाई गाड़ी में चाहे जितना भी वज़न रख दो, गाड़ी फोर्स उतनी ही लगाएगी, क्योंकि उसके अंदर इंजन चेंज नहीं किया हमने, इंजन एक कांस्टेंट फोर्स ही लगा पाती है, सही है। हाँ, अलबत्ता गाड़ी के अंदर वज़न ज़्यादा या कम करने से उसके स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा। अगर गाड़ी के अंदर वज़न ज़्यादा है तो स्पीड कम प्रोड्यूस होगी, सही है। गाड़ी के अंदर वज़न कम है तो स्पीड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, अलबत्ता फोर्स दोनों सूरतों में एक ही जितनी लगेगी, सही है। तो हम ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई जब खाली गाड़ी थी तो उस टाइम पर फोर्स कितना लग रहा था, उसकी मदद से हम भरी हुई गाड़ी का यानी 300 kg लोड बनने के बाद का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो डेटा हम यहाँ पर बना लेते हैं कि भाई जब खाली गाड़ी थी तो मास था हमारे पास 1200 kg और एक्सेलरेशन जो था वो था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। अब यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो फोर्स आ जाएगा हमारे पास
मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि बराबर होगा किसके, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 4। यहाँ से हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 4800 न्यूटन। सही है, मतलब कार का इंजन कितना फोर्स लगा पा रहा है, 4800 न्यूटन फोर्स लगा पा रहा है। अब जो मास है हमारे पास, मास चेंज हो गया, मास है 1200 प्लस 300। सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल मास 1500 kg। इस टाइम पर एक्सेलरेशन कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। सही है, फोर्स की वैल्यू आप यही पुट करोगे, तो हम फॉर्मूला दोबारा लगाते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन चूँकि फाइंड आउट करनी है तो एक्सेलरेशन का लिए फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स अपॉन मास। सही है, अब फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, 4800 न्यूटन, और मास कितना है 1500। सही है, यहाँ से हम अपना एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स आ गया हमारे पास 4800 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1500 kg, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.2। एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई वज़न ज़्यादा करने से इसका क्या होगा, स्पीड में कमी आ जाएगी। पहले एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब स्पीड एक्सेलरेशन कम हो गई 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, अच्छा भाई नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, इन्यूमरेट एटलीस्ट 3 क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। तो 3 डिफरेंसेस में आप ये लिख सकते हो कि भाई मास जो है हमारे पास वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, और वेट जो है वो दरअसल एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि अर्थ की तरफ से अप्लाइड किया जाता है किसी भी बॉडी पर। दूसरा डिफरेंस में आप ये कह सकते हो कि भाई मास हर जगह कांस्टेंट रहता है, और वेट जो है हर जगह कांस्टेंट नहीं रहता, वो ग्रेविटेशनल पुल पर डिपेंड करता है। जहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा वेट ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल पुल कम होगा तो वेट कम होगा। सही है, उसके अलावा आप इनके यूनिट को लिख सकते हो थर्ड डिफरेंस में कि भाई मास का यूनिट किलोग्राम होता है और वेट का यूनिट न्यूटन होता है। सही है, सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि भाई मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपको दिया गया 60 kg, एक ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है 60 kg। सही है, आपसे पूछ रहे हैं उसका वेट अर्थ पर, मून पर और मार्स पर। सही है, पहले पॉइंट में आपसे वेट पूछ रहे हैं अर्थ के ऊपर कि भाई अर्थ के ऊपर इसका वेट कितना होगा, दूसरे में आपसे पूछ रहे हैं मार्स पर इसका वेट कितना होगा। सही है, और मून पर इसका वेट कितना होगा। बॉडी का मास आपको दिया गया है। अच्छा, हर जगह के आपको जी गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की भी आपको गिवन है, अर्थ की जो आपको गिवन है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह से मून का जी गिवन है आपको, मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मार्स की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है हमारे पास 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, आपसे हर जगह पर इसका वेट पूछा जा रहा है, तो आपको वेट का सिंपल फॉर्मूला पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप अर्थ पे मास निकाल रहे हो तो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखनी पड़ेगी, उस टाइम पे आपको 60 को 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप उसके बाद मून पर वेट निकालना चाह रहे हो तो आपको 60 मल्टीप्लाई बाय 1.6 करना पड़ेगा, और अगर आप मार्स पर वेट निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 मल्टीप्लाइड बाय 3.7। सही है, तो इन तीन इस तरीके से आपके पास इन तीनों के आंसर्स आ जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन। देखो भाई, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो हमें पता है भाई उस पर दो टाइप की फोर्सेस लगती है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि किसी भी बॉडी को सर्कल में घूमने पर मजबूर करती है, यानी किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करवाना ये किसका काम होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है, और वो हमेशा सेंटर की जानिब से, यानी उसकी डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। सही है, अच्छा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका उलट है, वो बॉडी को सर्कल से बाहर निकालने की कोशिश करती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वो हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। सही है, फिर उसके बाद आपको बताया जा रहा है, ड्रॉ अ फिगर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ। भाई आपको कह रहे कि भाई एक फिगर बनाओ
जिसमें आप डायरेक्शन शो कर सको, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट की। तो इसकी फिगर आप ये बना सकते हो। ये मैंने आपको समझाया भी था कि कहाँ ये रहा, कि भाई इसमें अगर आप देखो ये एक सर्कल है, इस सर्कल में बॉडी इस तरह से क्लॉकवाइज मूव कर रही है, सही है। इस एरो से पता चलता है हमें कि भाई बॉडी किस तरफ मूव कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। अच्छा, जब बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमें पता है कि भाई सेंटर से लेकर सरफेस तक का फासला जो होता है ये रेडियस कहलाता है। मैंने आपको बोला था कि भाई ये जो बॉडी है जिसका मास m है, इस बॉडी की वेलोसिटी की अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है सर्कुलर मोशन में, तो आप क्या करो कि भाई जहाँ पर बॉडी है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो, लेकिन इस तरह की लाइन ड्रॉ करो कि वो लाइन रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, सही है। तो अगर आप ये देखो रेडियस के साथ इस लाइन का कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री पर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन आपको किसकी डायरेक्शन बताएगा, स्पीड की डायरेक्शन बताएगा या वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा उस बॉडी की जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। उसके अलावा अगर बॉडी इस पॉइंट पर मौजूद है तो टुवर्ड द सेंटर, ये जो ग्रीन लाइन से टुवर्ड द सेंटर की तरफ है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, और अवे फ्रॉम द सेंटर यानी सेंटर से ऊपर की जानिब सेंटर के मुखालिफ जा रही है तो वो क्या कहलाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगी, सही है। अच्छा, ये तो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद का क्वेश्चन है हमारे पास अ कार इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे, यानी एक हाईवे का सर्कुलर पार्ट है, हाईवे का थोड़ा सा हिस्सा सर्कुलर है, उस पर कार मूव कर रहा है। उस सर्कुलर पार्ट का जो रेडियस है वो आपको गिवन है, डेटा बना लेते हैं। डेटा में आपको सर्कुलर पार्ट का रेडियस दिया गया 1000 मीटर, सही है। और मास जो दिया गया आपको बॉडी का वो दिया गया 600 kg, और उसके अलावा बॉडी की जो वेलोसिटी दी गई है आपको वो दी गई है 72 किलोमीटर पर हावर, सही है। अच्छा, आपसे पूछ क्या रहे हैं कि भाई फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करो और उसके अलावा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करो। तो ये दो चीज़ें आपने मालूम करनी है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी आपको वेलोसिटी किलोमीटर पर हावर में दे तो आप उसको क्या करो, मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर से मीटर में जाने पर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हावर जो है, ये घंटा जो है, ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड। तो घंटे को 3600 सेकेंड में तब्दील करने के लिए हमें यहाँ पर 3600 को नीचे लिखना पड़ेगा, सही है, क्योंकि हावर जो है यहाँ पर वो नीचे है, इसी वजह से 3600 भी नीचे आ जाता है। तो जब आप ये कर लेते हो कि भाई 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई कर लेते हो इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकंड में, सही है। अच्छा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 36 1 से 36, 36 2 से 72, और 2 10 से आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, सही है। अच्छा, यहाँ से आपको अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला याद हो, मैंने आपको बताया था v² अपॉन r के बराबर होता है, सही है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी, v की जगह आ जाएगा हमारे पास 20 और स्क्वायर अपनी जगह, और उसके अलावा r की जगह आ जाएगा हमारे पास 1000, सही है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 400 डिवाइड बाय 1000, जिसका आंसर आएगा हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। अच्छा, उसके अलावा आपसे कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करो इसकी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप इस तरह से मालूम कर सकते हो कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मास कितना है, 600, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो है 0.4। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट को रिमूव करके नीचे 10 लिख दो, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 60 को 4 से मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 240 न्यूटन, सही है। तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लिस्ट डाउन सम पर्पसफुल यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज दैट ह्यूमन आर बेनिफिटिंग एवरी डे। तो हमने सेंट्रीफ्यूज के काफ़ी एप्लीकेशन देखे हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन कि भाई शुगर को
अलग किया जाता है, शुगर को सेपरेट किया जाता है या शुगर के क्रिस्टल्स को सेपरेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूज के थ्रू। उसके अलावा स्किम मिल्क में से क्रीम को अलग किया जाता है सेंट्रीफ्यूज के थ्रू। उसके अलावा ब्लड की एनालिसिस जब हम करते हैं लेबॉर्ट्री में, तो उसमें भी हेवियर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल को अलग करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा गैस सेंट्रीफ्यूज को इस्तेमाल किया जाता है आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए। सही है, तो ये सारी सेंट्रीफ्यूज की एप्लीकेशंस है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लेक्चर में। सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है फ्रिक्शन के हवाले से। फ्रिक्शन क्या है भाई? व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। हमें पता है भाई फ्रिक्शन क्या है। एक ऐसी फोर्स है जो कि दो बॉडीज़ के दरमियान होने वाले रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। सही है। 2 एग्जांपल इसके, जैसे कि हमारे पास हम वॉक करते हैं तो वॉक किस वजह से कर पाते? फ्रिक्शन की वजह से। सही, अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम स्लिप कर जाते। उसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स होती है फ्रिक्शन की, तो आप इसमें देख सकते हो। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर। सही है, एक वेट स्लिपरी फ्लोर है। वेट स्लिपरी फ्लोर यानी एक फ्लोर है जो कि वेट भी है, वेट यानी गीला है, और उस पर एक ब्लॉक रखा गया है। अच्छा, उस ब्लॉक का जो मास है वो कितना है? 15 kg। उसके बाद व्हेन इट इज़ पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस, यानी इसके साथ एक रस्सी लगाई गई है। सही है, और इस रस्सी को फिर आगे जाके स्प्रिंग बैलेंस से इस तरह से जोड़ दिया गया। सही है, जब इससे इस बॉडी को खींचा गया तो स्प्रिंग बैलेंस में स्क्रीन पर हमें कितनी फोर्स नज़र आई? 3 न्यूटन। सही है, तो जब इस बॉडी ने मूव करना शुरू किया तो हमें स्प्रिंग बैलेंस में पता चला कि भाई 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रही है। सही है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हमें क्या मालूम करना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है। सही है। अच्छा, म्यू मालूम करना है। हमें पता है भाई फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ये बराबर होता है म्यू आर के। अब ये म्यू है हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और आर है रिएक्शनल फोर्स। सही है। अब चूंकि ये बॉडी सरफेस पर पड़ी हुई है, अर्थ की सरफेस पर, तो जितना इसका वेट होगा उतना ही रिएक्शनल फोर्स भी होगा। यह बात हमने पढ़ी है। तो इसके हिसाब से रिएक्शनल फोर्स हमारे पास बराबर आ जाएगा वेट के, और वेट बराबर होता है एम जी के। तो आर की जगह हम यहाँ क्या वैल्यू पुट कर लेंगे? म्यू एम जी। सही है। यहाँ से हमारे पास म्यू के लिए फॉर्मूला बन जाएगा एफ अपॉन एम जी। सही है। हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना है, तो मास और जी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। अब फोर्स की वैल्यू चूँकि 3 न्यूटन है वो अपनी जगह, मास हमारे पास है कितना है? मास 15 है, उसको भी अपनी जगह, और जी जो है वो है हमारे पास 9.8, वो भी अपनी जगह आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके देखते हैं। पहले करेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 147। सही है। अब 3 को डिवाइड कराना है 147 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 147, ये आ गया हमारे पास 0.02 के बराबर। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास आ जाएगा 0.02। और चूंकि आपको पता है कि भाई ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक रेशो है, तो इसी वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होता। सही है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम प्रिवेंट्स द रिस्क ऑफ स्लाइडिंग। कि भाई एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह से रिस्क ऑफ स्लाइडिंग को रोकता है, यानी रिस्क ऑफ स्लाइडिंग को कम करता है। कि भाई ये होता है दरअसल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ियों में होता है जब गाड़ी बहुत स्पीड से मूव कर रही होती है, तो और अचानक से उसको गाड़ी रोकनी है, तो जब ब्रेक दबाता है तो हमें क्या महसूस होता है कि भाई ब्रेक दबाने पर, मतलब बहुत स्पीड से अगर गाड़ी मूव कर रही हो तो अचानक से ब्रेक मारने पर क्या होता है कि भाई गाड़ी स्लाइड करती है, गाड़ी स्लिप हो जाती है। सही है, स्किड कर जाती है। तो उसके लिए ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। अब इसमें होता क्या है कि भाई जब आप फास्ट मूविंग गाड़ी को ब्रेक दबाते हो तो ब्रेक दबाने पर वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करता है जिससे गाड़ी क्या हो? रेस्ट में आ जाए।
लेकिन होता क्या है कि भाई गाड़ी स्किड करना शुरू हो जाती है। जैसी गाड़ी स्किड करना शुरू करती है, स्लाइड करना शुरू करती है, तो ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक को क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है थोड़े से वक्त के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। जैसी ब्रेक को रिलीज़ करता है, गाड़ी वापस अपने मोशन में आ जाती है। तो वापस अपने मोशन में आने के बाद फिर से ब्रेक अप्लाई होता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है, फिर ब्रेक को अप्लाई करता है, फिर उसकी मोशन को रोकने की कोशिश करता है। अगर वो फिर स्लाइड हो रहा है तो वो फिर ब्रेक को रिलीज़ करेगा। सही है। तो ये हमारे पास दरअसल एक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है जो कि स्लाइडिंग के रिस्क को कम करता है। सही है। स्लाइडिंग के रिस्क यानी गाड़ी का फिसल जाना, रोड पर स्लाइड जो हो जाती है ब्रेक मारने के बाद। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इन लिस्ट एनी 4 यूजेस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इन एवरीडे लाइफ। भाई रोलिंग फ्रिक्शन के एवरीडे लाइफ में हमारे पास काफ़ी एग्जांपल है। जैसे सबसे पहले तो टायर जो लगे होते हैं व्हीकल्स में, गाड़ियों में, साइकिल में, बाइक में, ये एक रोलिंग फ्रिक्शन की एग्जांपल है। उसके अलावा लगेज बैग्स वगैरह में जो आपके पास नीचे टायर लगे होते हैं वो एक एग्जांपल है, उसमें भी वो रोलिंग फ्रिक्शन इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हमारे पास जो कन्वेयर बेल्ट होते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह में, जिस पर सामान आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, तो उसमें भी रोलर लगे हुए होते हैं जिसके थ्रू चीज़ें आगे की तरफ मूव करती है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लोर द फॉलोइंग फिनोमिना इन रिलेशन विद डायनेमिक्स। सही है। हमने ये नीचे लिखे गए फिनोमिनास को एक्सप्लेन करना है डायनेमिक्स के साथ रिलेशन दिखाते हुए। तो सबसे पहला फिनोमिना क्या है, व्हेन एयर फिल्ड बलून इज़ रिलीज्ड। जब एक हवा से भरा हुआ गुब्बारा छोड़ा जाता है तो उससे होता क्या है। तो जब एक हवा से भरा हुआ गुब्बारा आप छोड़ते हैं तो उसमें होता ये है कि भाई जो उस गुब्बारे की जो मेम्ब्रेन है, जो गुब्बारा है, वो उस हवा के ऊपर क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। सही है। जब मान लो आपने गुब्बारे के अंदर इस तरह से हवा भरी, सही है, और गुब्बारे की ये जो नोज़ल है यानी ये ओपनिंग है, इसको बंद नहीं किया, तो होगा क्या, ये जो मेम्ब्रेन है ये स्ट्रेच हो जाती है ना। गुब्बारा फुलाने के बाद ये क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। तो ये वापस अपनी शेप में आने की कोशिश करेंगे। जब वापस अपने शेप में आने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेंगे, एयर पर फोर्स अप्लाई करेंगे और वो एयर जो है फोर्सफुली इस बलून से बाहर निकलेगी। अब जब ये एयर फोर्सफुली बलून से बाहर निकलेगी तो जितना यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, एक्शन हो गया। तो उसके मुकाबले में इस बलून पर एक रिएक्शनल फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से ये बलून मूव करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा गुब्बारे में अगर आप हवा भरो और उसको बंद ना करो, डायरेक्ट छोड़ दो, तो गुब्बारा आसमान डायरेक्ट मूव करना शुरू कर देता है। किस वजह से, क्योंकि उस गुब्बारा प्रेशर से एयर को बाहर निकाल रहा होता है जो एक्शन फोर्स होता है, और उसके मुकाबले में उस पर रिएक्शनल फोर्स लगने की वजह से ये क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। तो यहाँ पर दरअसल हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद आ जाता है राइडिंग अ बाईसाइकिल नीड्स कंटिन्यूस पेडलिंग। अगर हमें अपनी बाईसाइकिल को मोशन में ही रखना है तो हमें कंटिन्यूस पेडलिंग करनी पड़ती है। क्यों, अब यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ आ जाता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भाई अगर आप कोई चीज़ मोशन में है तो अपनी मोशन तब तक बरकरार रखेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो जाए। अब जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है, एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है और एक एयर रेजिस्टेंस होती है। सही है। तो ये दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। अब इन एक्सटर्नल फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें बार बार पेडलिंग करनी पड़ती है। अगर ये एक्सटर्नल फोर्सेस ना होती तो हमें बार बार पेडलिंग करनी नहीं पड़ती अपनी साइकिल को चलाने के लिए। सही है। उसके बाद आ जाता है द बाइकर राइडिंग इन द डेथ वेल। आपने देखा होगा वो मौत का कुआं के नाम से मशहूर होता है, जिसमें बाइकर अपनी बाइक के ज़रिए उस कुएं में चारों तरफ बाइक को घुमा रहा होता है। सही है। मौत के कुएं के नाम से मशहूर होता है, इसको डेथ वेल भी कहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि भाई इस कुएं की दीवारों के ऊपर ये बाइकर इस तरह से अपनी बाइक को घुमा रहा होता है। तो अब इस फिनोमिना को किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, इस फिनोमिना को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई जब ये बाइकर इस कुएं की दीवार पर होता है तो ये कुएं की जो दीवार होती है, ये बाइकर जो है इस कुएं की दीवार के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। सही है। बाइकर जब कुएं की दीवार के ऊपर आएगा तो बाइक के वज़न की वजह से कुएं की दीवार के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, उसके रिएक्शन में ये दीवार जो है इस बाइकर के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। अब अगर आप गौर से देखो कि भाई ये रिएक्शनल फोर्स जो है दीवार का बाइकर के ऊपर,
ये फोर्स की डायरेक्शन किस जानिब है, सेंटर की जानिब है, सही है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो दीवार की रिएक्शनल फोर्स है ये दरअसल कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सही है। तो दीवार की ये जो रिएक्शनल फोर्स इस बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, इसी वजह से ये बाइकर आराम से इस कुएं में घूम पाता है, सही है। तो आपको पता है कि भाई घूमने के लिए, सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स दे दी जाए तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये बाइकर को यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रही होती है, दीवार के रिएक्शनल फोर्स की वजह से मिल रही होती है इसको, सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू ऑलवेज फील अ पुल बैक व्हेन एवर यू पुल ऑन योर स्कूल बैग और सम हेवियर ऑब्जेक्ट। जब आप किसी चीज़ को हेवियर ऑब्जेक्ट को पुल करते हो, खींचते हो, सही है, धक्का मारते हो एक हिसाब से, तो आपको पुल बैक महसूस होता है। जैसे हमारे पास ये स्कूल बैग जो होते हैं, हम जब स्कूल बैग को आगे की तरफ खींचते हैं, यानी अगर हमारा स्कूल बैग नीचे की तरफ लटक रहा हो तो हम उनके जो हैंडल होते हैं बैग के, उसके थ्रू हम उसको आगे की तरफ खींचते हैं, लेकिन हमारे हाथों को पीछे की तरफ एक पुल महसूस हो रहा होता है। तो वो किस वजह से होता है, ये एक्शन रिएक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पर दरअसल हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा होता है कि भाई किसी हेवियर ऑब्जेक्ट को या स्कूल बैग को जब हम पुल करते हैं तो हमें पुल बैक महसूस होता है। वो किस वजह से होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से, जो कि हमें क्या कहता है, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर है।